हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की SCERT की किताब इतिहास और नागरिक शास्त्र का पाठ 7 मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह यूपी टेट है, सी टेट है या फिर सुपर टेट है। तो शुरू करते हैं। आज की इस पाठ में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। आप आजकल के प्रचलित सिक्कों को ध्यान से देखिए। इसके एक और पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बैठे हैं, यानी कि शेर की पिक्चर है। ये सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। कहाँ से? अशोक के सारनाथ स्तंभ से। अशोक जिस वंश का शासक था वह वंश था मौर्य वंश। तो क्वेश्चन आता है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो किस वंश का था? मौर्य वंश का। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? धननंद। और मौर्य वंश की स्थापना किस काल में हुई? तो 322 ईस्वी पूर्व में मगध में। कहाँ पर? मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने मैगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा? तो किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। किसने किया है? यूनानी लेखकों ने। अब जानेंगे हम मौर्य प्रशासन के बारे में। मैगस्थनीज की किताब है इंडिका और कौटिल्य की है अर्थशास्त्र। पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। इट मीन्स इन किताबों में मौर्य काल के बारे में लिखा गया है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मौर्य शासन व्यवस्था कैसी थी। क्षेत्र विभाजन कैसे होता था? साम्राज्य प्रांत में जनपद होते थे, जिले, और जनपद में नगर गांव होते थे, जिनमें नगर में क्या होती थी? 6 परिषदें होती थी। साम्राज्य में राजा, जो कि वंशानुगत ही चुना जाता था, जिसमें मंत्री परिषद होती थी। प्रांत में राज्यपाल होते थे। जनपद में स्थानिक यानी कि स्थानीय व्यक्ति होता था मुख्य, और ग्रामीण में गांव का मुखिया होता था। आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव कौन करता था? राजा। मंत्री परिषद क्यों होती थी? राजा को सलाह देने के लिए। राज्यपाल प्रांतीय शासन व्यवस्था देखने के लिए, न्याय देना, विकास के काम करना। स्थानीय व्यक्ति स्थानीय शासन व्यवस्था को देखने के लिए। ग्रामीण यानी कि गांव का मुखिया क्यों होता था? गांव की समस्याओं को ग्रामीण द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी: प्रांत, जनपद और नगर, इट मीन्स गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। तो कैसी थी? मौर्य काल में कैसी व्यवस्था थी? नौकरशाही की। वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, इट मीन्स पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास थी।
इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, इट मीन्स टैक्स लिया जाता था। व्यवसायिक संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे, जिनसे इनकम होती थी। इन करों को कर कहते हैं, टैक्स को। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। राज्य में आने वाले जंगलों व खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। तो लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। अब हम जानेंगे मैगस्थनीज क्या सोचता था। मैगस्थनीज की नज़र में लोग सभ्य थे। उस समय में लोग कैसे थे? सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। जो एक बार कह दिया उसे निभाते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। इनके महल सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि चंद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम था, या फिर बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो किसके थे? चंद्रगुप्त के। मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक, यानी कि बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। और अशोक का पिता बिंदुसार मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। इट मीन्स कलिंग पर अधिकार प्राप्त करना। आखिरी लड़ाई कब हुई? कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। किसने सोचा? अशोक ने। हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं उन्होंने पूछा। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध के भयानक दृश्यों एवं परिणामों को देख सुनकर अशोक बेचैन उठा और उसने मन की शांति ढूंढने के लिए कोशिश की। मेरे मन की शांति खो गई है। यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। किसने कहा? चाणक्य ने। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई भी राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने स्तंभ बनवाए। आप देख सकते हैं सिंह जो हैं ये किस पर है? अशोक के स्तंभ से हैं। उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपर सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। अशोक का धम्म, धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि धर्म को पाली भाषा में क्या कहा जाता है? अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहां के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हमें अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। तो अशोक के समय में कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत भाषा। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। किसने खुदवाया? किसने लिखवाया? अशोक ने। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि वे गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। आइए अशोक का संदेश पढ़ते हैं। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना आदि।
अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक था। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने पर एवं उसकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो अशोक के पुत्र का नाम था क्या? महेंद्र, और बेटी का नाम संघमित्रा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति यानी कि सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों यानी कि धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं को रहने का स्थान का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई। तो क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया, किसने शुरुआत की उसकी? तो किसने की थी? अशोक ने। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज्य चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? अजातशत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध सभा कालाशोक के समय में। तृतीय बौद्ध सभा हुई अशोक के समय में। और चतुर्थ यानी कि अशोक के बाद कौन सा राजा हुए? कनिष्क। तो चौथी बौद्ध सभा हुई कनिष्क के समय में। आपने देख सकते हैं ये है मौर्य साम्राज्यकालीन भारत। उस समय कैसा था? मौर्य साम्राज्य का पतन किस तरीके से हुआ? वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, देश में विदेशी आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल, कारोमंडल तट, चेर, केरल एवं पांड्य दक्षिण छोर थे। यानी कि क्या थे? ये 3 राज्य थे। चेर यानी कारोमंडल तट, चोल, चेर और पांड्य। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है। किस साहित्य में? संगम साहित्य में, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। इसी के साथ आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।